गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिवीजन क्लास के थर्ड क्लास में मिले हैं। पिछला हमारा दोनों वीडियो देख लीजिएगा जिनको भी रिवीजन करना है कुछ पार्ट्स। 9th क्लास में हम लोग सेल देख रहे थे, सेल चैप्टर देख रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू व्यू सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स, जिसमें हम पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख चुके हैं, गोल्गी बॉडी देख चुके हैं। तो थोड़ी सी समझ लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सबसे आउटर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिवाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा यह जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हो जाए, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया और फिर ये देखिए इनफोल्डिंग हो गई, ये इनफोल्डिंग हो गई, ये इनफोल्डिंग हो गई, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हो गई। तो इनफोल्ड होने से ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मेम्ब्रेन आ गया और अब इसके अंदर में कुछ लिक्विड भर गया। ये चीज कहलाती है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे तो इसका सरफेस रफ हो जाएगा, तब ये कहलाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके सरफेस पर नहीं पाए जाएंगे राइबोसोम तो ये सरफेस स्मूथ रहता है, प्लेन रहता है, कहलाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। अब क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस में और उसके स्टोरेज में भी मदद करता है। दूसरा ये देखा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक। अब हम देखते हैं ये इंडोप्लाज्मिक बना किसका, ट्यूब लाइक, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सिस्टर्नी का मतलब जब ब्रांच हो जाए तब सिस्टर्नी कहलाता है, या बैग लाइक स्ट्रक्चर वेसाइकल्स कहते हैं। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जब हमें दिखाई पड़ते हैं तो इनसे बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब लिपिड और प्रोटीन में हमने देखा कि बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और ये लिपिड। वैसे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो यहाँ क्या कर रहा है, एक नेटवर्क लाइक है। तो ये सेल के अंदर में साइटोस्केलेटन बनाता है, सेल के अंदर की एक ढांचा देता है। उसके बाद क्या होता है कि साइटोस्केलेटन के साथ साथ इसके अंदर में ये चैनल प्रोवाइड करता है ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल हो पाए। कई बार ये टूट जाता है तो इससे गोल्जी बॉडी भी बनता है और गोल्जी बॉडी बनने के बाद गोल्जी बॉडी फर्दर किस नए मेम्ब्रेन्स को बनाता है, जिस नए मेम्ब्रेन से बना हुआ ऑर्गेनिल लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, अदर ऑर्गेनिल बनते हैं। तो हम कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर न्यू ऑर्गेनिल्स बनाने में भी मदद करता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर टूट करके ये स्ट्रक्चर बना रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। इसको ढूंढा था कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी ने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये सेपरेट अलग से, इसका नाम उन्होंने दिया गोल्गी बॉडी। कई बार क्या होता है कि एनिमल में ये एक न्यूक्लियस के पास इस तरह से पड़े हुए होते हैं, ठीक है। प्लांट में ये सेपरेट भी होंगे, अलग अलग भी हो सकता है। उस वक्त इन्हें कहा जाता है डिक्टियोजोम्स। एक यूनिट को कहते हैं डिक्टियोजोम। अब यहां पे क्या होता है कि ये देखो, एक तरफ सिस फेस होता है और एक तरफ ट्रांस फेस होता है। सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है, मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, इसका मेन काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल बनता है उसको मॉडिफाई करता है, शुगर वगैरह को, उस शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है, फिर उनको पैकेज करता है।
मेम्ब्रेन के अंदर में बांधता है, और तीसरा डिस्पैच करने का काम करता है। गोल्गी बॉडी का काम है मेम्ब्रेन में बांध देना और डिस्पैच कर देना, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। तो इस प्रकार से यह एंजाइम बना रहा है, बने हुए एंजाइम को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, शुगर को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसको पैकेजिंग कर रहा है, यानी मेम्ब्रेन में घेर रहा है, और फिर कहीं कहीं रिलीज भी कर रहा है। लाइसोसोम एंड अदर ऑर्गेनेल्स को बनाने में ये मदद करता है। तो गोल्गी बॉडी हमने देखा। अब इसके बाद लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी जब बनाता है दूसरा ऑर्गेनेल्स, तो उन ऑर्गेनेल्स में सबसे एक फेमस है लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल या वेसाइकल्स होते हैं। वेसाइकल्स का मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर में भरा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम, या डाइजेस्टिव एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम लिटरली सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये लगभग सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर में कुछ भी जाएगा तो ये डाइजेस्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ देंगे। तो इसे ये क्या क्या कर सकते हैं? इससे ये कर सकते हैं कि फूड में, वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, अगर बाहर से सेल के अंदर में ये लाइसोसोम है और बाहर से कोई पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाए तो उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक तरह से सेल डिफेंस का काम करते हैं। तीसरा, अगर सेल के अंदर में कोई ऑर्गेनेल टूट गया या खत्म हो गया, पुराना हो गया, तो उसको डेब्रिस को, कचड़े को ये पूरी तरह से पचा करके खत्म कर देंगे, तो कहलाते हैं सेल स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजिंग का काम भी करते हैं, सेल को, गंदगी को निकाल देने का काम भी करते हैं। अब उसके बाद कभी कभी देखा यह जाता है कि ये फट जाए तो ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा। उस वक्त इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सेल के अंदर में एक ऐसा बैग जो सेल की सुसाइड करवाने के लिए जिम्मेदार है, तो सेल की सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है। तो ये हो गया लाइसोसोम का मेन काम कि ये डाइजेशन में मदद करता है, स्कैवेंजिंग में मदद करता है, उसके बाद ये डिफेंस में मदद करता है, और खुद को ही खत्म कर दे तो सुसाइडल बैग है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी है ये। तो ये हो गया लाइसोजाइम। इसके बाद अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड लाइक राउंडेड सॉसेज, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, इस तरह का डबल मेम्ब्रेन। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, फिगर से देखिए, ये बड़ा सा आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग हो गई है इसकी, ये देखिए, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। जो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी पर बैडमिंटन के रैकेट की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीजोम्स, और ये ऑक्सीजोम्स एटीपी बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद इसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड, इसका लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स के अंदर में इसका अपना राउंडेड जेनेटिक मटेरियल, वायरस की प्रोकैरियोट्स की तरह प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे क्रोमोफोर या न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। तो इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और इसके पास अपना राइबोसोम्स भी है, 70S राइबोसोम भी पाया जाता है, जिसके कारण ये कुछ अपने प्रोटीन जरूरत के बना लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस इसलिए कि ये अपना खुद का प्रोटीन बना लेगा, इसके पास अपना डीएनए है, इसमें इसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड जो है इसके अंदर में मैट्रिक्स कहलाता है और इसके अंदर में क्रिस्टी है और क्रिस्टी के ऊपर बैडमिंटन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि एटीपी के सिंथेसिस में मदद करते हैं। ये रिस्पिरेशन में करवाते हैं और वहां पे एनर्जी जनरेट करते हैं, एटीपी, जिसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ये जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। और इसके बाद हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये है आउटर और ये है इनर। इसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड, इस बार इस लिक्विड का नाम है स्ट्रोमा। ठीक, इसके अंदर में छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैग लाइक, ये है बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलाकोइड, थाइलाकोइड या और लैमेली भी कहते हैं, लैमेली। कई बार बहुत सारे थाइलाकोइड एक के ऊपर जमा हो जाते हैं और पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये बना दिया इन्होंने पिलर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है ग्रेनम। और ये ग्रेनम जो है सिंगुलर है, सारे ग्रेनम्स को एक साथ मिला दे तो कहलाता है ग्रेना। कभी कभी कई ग्रेनम्स ये बाहर एक दूसरे के साथ जुड़े भी होते हैं लैमेली के द्वारा और ये लैमेली कहलाता है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है जी, तो स्ट्रोमा लैमेली कहलाता है। तो ये ग्रैनम हो गया, स्ट्रोमा लैमेली हो गया। अब इसी ग्रैनम के अंदर में पिगमेंट भरा हुआ है, इस पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। इस पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहलाता है। ये पिगमेंट कहलाता है क्लोरोफिल। लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट का अब इस ग्रीन पिगमेंट के कारण ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो हमने देखा अब क्लोरोप्लास्ट। तो पूरा प्लास्टिड जो होते हैं बेसिकली बने ऐसे ही होते हैं। इस प्लास्टिड में 3 प्रकार के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है डिफरेंट कलरफुल होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन वाला का तो हमने इधर नाम दे दिया। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, वाइट। तो कलरलेस होते हैं, फैट के स्टोरेज में मदद करते हैं। तो ये हमने देखा, प्लास्टिड को देखा। तो ये था प्लास्टिड। अब इसके बाद क्लोरोप्लास्ट हो गया।
प्लास्टिड हो गया। अब इसके बाद बच जाता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। वैक्यूल बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें खास बात क्या होती है? इसके अंदर कुछ नहीं भरा है, या कुछ जो भी भरा रहता है उसके हिसाब से नाम। अगर इसके अंदर एयर भरा हो तो इसे कहेंगे गैस वैक्यूल। अगर लिक्विड भरा हो तो सैप वैक्यूल। अगर फूड भरा हुआ हो तो फूड वैक्यूल। और कुछ भी नहीं भरा हुआ हो, सिकुड़ा हुआ हो तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब वैक्यूल दो तरह से, एनिमल सेल में, सपोज ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में छोटे छोटे, ये न्यूक्लियस हो गया, छोटे छोटे वैक्यूल्स कहीं कहीं पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में, अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल पाए जाएंगे, बड़ा सा वैक्यूल, और न्यूक्लियस बाहर। तो प्लांट सेल के अंदर में वैक्यूल सेंटर में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स बाहर पाए जाते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं, प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। और इस वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो यही सब बातें हो गई वैक्यूल्स के बारे में। अब एक और मेम्ब्रेन है, एक स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम बहुत ही छोटा सेल ऑर्गेनिल है। ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है। ऊपर वाला जो है स्मॉलर पार्ट और नीचे बिग पार्ट, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। ये दो प्रकार के, इनका मेन काम होता है, ये राइबोसोम बेसिकली आरएनए, राइबोसोमल आरएनए से बने हैं। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए से ये मिलकर के बने। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। यहां देखिए, इनका भी अपना डीएनए होता है और इनके पास भी अपना राइबोसोम होता है। ये पाए जाते हैं। ये दो पार्ट में बने होते हैं, छोटा वाला 30S और ये होता है 50S। 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये भी दो होते हैं, एक होता है 40S और दूसरा होता है 60S। अब एक बात उठती है, ये S क्या है? S यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसे एसबेडबर्ग यूनिट कहते हैं। जैसे न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो उसी तरह से S एसबेडबर्ग यूनिट है जो सेडिमेंटेशन के बारे में बताता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसके दो पार्ट हैं, इनका 30S यानी 30 सेडिमेंटेशन रेट होता है, इसका 50 होता है। यहाँ अगर ये यूकैरियोट हो तो छोटे वाले का 40 टाइम्स होगा और बड़े वाले का 80S होगा। इनका मेन एक ही काम है, ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। अब जब हम लोग ये देख लिया तो फाइनली हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, फाइनली हम देखने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियस। फाइनली हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियस। तो फाइनली हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर में, न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंट्रली फाउंड होता है और प्लांट सेल में ये पेरीफेरी में पाया जाएगा। ये प्लांट सेल में ये साइड में पाया जाएगा, बीच में वैक्यूल पाया जाएगा। तो अब ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है क्योंकि ये सेल के सारे जितने भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है।
डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब ये बीच में जो खाली जगह इसे पोर कहते हैं, न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर, इस न्यूक्लियोपोर से आकर के आरएनए अंदर और बाहर जाता है। इसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में न्यूक्लियस के अंदर भी एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि लॉन्ग कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है जिसका नाम है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन, कभी कभी यही क्रोमैटिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है इस तरह से, तब इसको कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल की एक यूनिट जो किसी एक कैरेक्टर को शो करे जीन कहलाती है। तो जीन है यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या करता है, तो जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल ब्रेन के सारे फंक्शंस को करवाता है। इसके अंदर से डीएनए ही आरएनए बनाएगा, आरएनए ही आगे जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे। तो ये सेल डिवीजन के लिए भी यही जिम्मेदार है, यानी सेल के रिप्रोडक्शन के ऊपर इसका कंट्रोल है, सेल के ग्रोथ पे इसका कंट्रोल है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो आज 9th के रिवीजन क्लास में इतना ही।